हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में फिर से हम आपके लिए यूजीसी नेट का 2013 का सितंबर का जो पेपर सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और जो पेपर हमने आपके लिए यूजीसी नेट का 2013 का पेपर सॉल्व किया है वह भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल के वीडियो में हमने आपको तृतीय पेपर कराया था जो 2013 सितंबर का था और कल हमने तृतीय कराया था। आज हम आपके लिए द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और इसमें आपके 45 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न आपके पैराग्राफ से लिए गए हैं। उस पैराग्राफ की आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो डाउनलोड करके आप उसके प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। और प्रश्नों की तरफ जाने से पहले मेरा सबसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त चैनल पर पुराने हैं, हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें जिससे हमारी जो वीडियो हम बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका बेनिफिट्स हो, क्योंकि आपकी जो लाइक एंड शेयर होता है वो प्रेरणा का काम करता है हमारे लिए और हम और अच्छा वर्क करने के लिए तैयार होते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? तो सीधा सीधे मैं आपको आंसर ही बताऊंगी क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस जो हैं आपके जो आंसर होते हैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ साथ साथ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, उससे वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो पूरी ज़रूर देखना, जितने भी प्रश्न हैं उनको एक्सप्लेन मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा? तो ये प्राकृत भाषा हिंदी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी काव्य धारा के संपादक हैं राहुल। दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा राहुल साकरतयान। ठीक है, हिंदी काव्य धारा के संपादक राहुल साकरतयान हैं। दोस्तों, जहाँ एक्सप्लेन की ज़रूरत होगी मैं खुद कर दूंगी, जहाँ सीधे सीधे आंसर है वहाँ हम सीधे सीधे आंसर ही बता देंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न, हबकी ना बोली भी ठबकी ना चली बा, धीरे धरी बा पाँव, पंक्ति किसकी है? तो तीसरे का आपका हो जाएगा बी, यह गोरखनाथ जी की पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न है, अस्त्रीय जन काई दिधे महेश, अवर जन्म थारई घना रे नरेश, पंक्ति का संबंध किस कृति से है? तो फोर्थ का आपका उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो की ये पंक्तियां हैं। अस्त्रीय जन्म काई दिधे महेश, अवर जन्म धारई घना रे नरेश, ये पंक्ति बीसल देव रासो से है। कौन है बीसल देव रासो के रचयिता? कबीर की उक्तों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन है। तो यह कथन बताना है, तो यह कथन कबीर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर, जे मुख देखा ते हंसा, सुनी ते आयो आंसू, भक्ति पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में है? तो यह दी गई पंक्ति जायसी जी के बारे में है, क्योंकि वे एक ही आँख थी उनके, अतः जिसने उनके मुख को देखा उसने उपहास किया, जिसे जायसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे या निकल जाते थे। तो जेही मुख देखा तेई हंसा, सुनी तेई आंसू, उनके बारे में ये बात कही गई है। ठीक है, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है, किसका कथन है ये? तो ये सातवें का उत्तर है बी, यह नाबादास की कथन है या पंक्ति कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। तो अष्टछाप के जो संस्थापक थे वे विट्ठल नाथ जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनी को न खनिज, न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? तो यह पंक्ति कवितावली से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको नोट डाउन जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? ये आपको बताना है। तो जहांगीर जस चंद्रिका रचयिता जो है के रचयिता केशवदास जी हैं। ठीक है, भूषण जी नहीं है, केशवदास जी हैं। चलिए अगला है, ब्रज भाषा हेत ब्रजभाषा ही ना अनुमानो कथन रीतिकाल के किस कवि का है? तो 11वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, भिखारी दास का। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषहीन अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी दो जानियो, यह पंक्ति
किसकी है? भिखारी दास जी की है। चलिए अगले प्रश्न पर, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रितम है, किसने कहा यह कथन? किसके बारे में? देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रितम है, देव जी के बारे में यह कथन किसने कहा? तो 12 का आपका हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिंदी के बारे में यह कथन किसका है? रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। हमें बताना है कि यह जो कथन है रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया, इस कथन को किसने कहा है? तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मुंशी सदा सुखलाल ने ऐसा कहा। ये आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित है? तो इसमें बताना है अंग्रेजी से कौन सा नाटक अनुदित है। तो 14 का आपका हो जाएगा डी, दुर्लभ बंधु जो है वो उन्होंने अंग्रेजी से अनुदित किया था। अब ये अंग्रेजी का कौन सा नाटक था जिससे इन्होंने दुर्लभ बंधु को अनुदित किया था? चलो आपको बता देते हैं। ये जो नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको नोट कर लीजिए आप। मैंने आपको कहा था कि जहाँ ज़रूरत हुई मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये इंग्लिश का यानी कि अंग्रेजी का नाटक था और इसे इन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से अनुदित किया था। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था शेक्सपियर का। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये शेक्सपियर का नाटक था। ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करें। उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ? उपन्यास मासिक पुस्तक का, तो 15 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1901 से प्रकाशन शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? तो बताना है। तो 16 का आपका हो जाएगा उत्तर बी, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख सरस्वती में छपा था। अब आप बताएंगे कि ये किसने लिखा था। ठीक है, इसको आप बताएंगे किसने लिखा था ये। चलिए अगला प्रश्न, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई थी? तो 17 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मुसद्दसे हाली से प्रेरणा ली गई थी भारत भारती लिखने की, जो कि उर्दू का ग्रंथ था। भारत भारती किसकी रचना है? अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है? किसने कहा है ये? तो 18 का आपका हो जाएगा बी, नगेंद्र यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भूमि पर, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो बताना है। तो बताइए, 19 का आपका हो जाएगा सी, निराला जी ने कहा है प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भूमि पर। ठीक है, निस्सीम का क्या अर्थ अगर पता है तो बताइए। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, रामविलास शर्मा। प्राचीन भारत के भाषा और परिवार और हिंदी, ये किस आलोचक का ग्रंथ है? ये रामविलास शर्मा जी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसमें हम सीधा आंसर देखेंगे। 21 का आपका हो जाएगा बी, रतिनाथ की चाची, पलचनमा, वरुण के बेटे और कुंभीपाक, ये नागार्जुन के सारे उपन्यास हैं। इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। एक जगह बहुत मुश्किल से सब चीज़ें मिलती हैं, सभी के लिखे हुए एक जगह ही नाटक उपन्यास बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि हमें सर्च करने पड़ते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। ये जीवन काल की दृष्टि से बताना है कौन पहले आया सबसे, कौन बाद में आया। तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत, ये भुवनेश्वर जी सबसे पहले आए। तो 22 का आपका उत्तर ये है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो 23 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, डी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय और नामवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें कालानुक्रम बताना है कौन सा होगा। तो 24 का आपका हो जाएगा ए, इसमें आत्मकथा का सही अनुक्रम बताना है। तो लगता नहीं दिल मेरा सबसे पहले, फिर कस्तूरी कुंडल बसे, फिर हासे, फिर शिकंजे का दर्द, जिसका ये अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत
बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं और यूजीसी के 2013 में ये आए थे, इनको ज़रूर नोट डाउन करें आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें बताना है यात्रा वृत्तांत प्रकाशन की दृष्टि से। तो 25 का आपका हो जाएगा अभी, पहले मेरी तिब्बत यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, एक बूंद सासाव जली, फिर चीड़ों पर चांदनी। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि एग्जाम में आए हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करते रहिए। निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो जब 26 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। लौट आओ धार हम हशमत काशी का तुम्हारा, काशी काशी और तुम्हारा परसाई, ठीक है। ये जो है इसका कौन से संस्मरण है, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए। और ये भी दोस्तों एक चीज़ और देखा करें आप कि ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये चीज़ अगर आप लिख कर रखोगे तो और अच्छे से आपकी तैयारी होगी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है। तो 27 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। पहले सबसे पहले सभी को पता है उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा गया और इसके लेखक कौन है ये आप बताएंगे। और नूतन ब्रह्मचारी, निशा हिंदू और चंद्रकांता, ठीक है। चंद्रकांता किसका है? देवकीनंदन खत्री जी का है। और चंद्रकांता के बारे में एक बात और पूछी जाती है कि कौन सी कृति थी ऐसी जिसको लोगों ने हिंदी सीखी थी पढ़नी, तो चंद्रकांता के लिए ही लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम निकालना है। तो जिन्होंने ये दिया है तो 29 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। सबसे पहले स्वच्छंदतावाद आया, उसके बाद मार्क्सवाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर संरचनावाद। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पर हमें काव्य कृति देखनी है कि काव्य शास्त्रीय कृतियों को देखना है कि सही अनुक्रम कौन सा है। वहाँ पर 30 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले काव्य विवेक, फिर भाषा भूषण, फिर रसराज, फिर काव्य रसायन। अब आपको हम बता देते हैं कि जो आपके ये काव्य विवेक है ये है चिंतामणि जी का, ठीक है, चिंतामणि जी का है। और भाषा भूषण है जसवंत सिंह जी का, बहुत से भाषा भूषण को भूषण जी का ही लगा देते हैं तो वो गलत है, जसवंत सिंह का है। और रसराज है मतीराम का, इसको नोट डाउन जरूर कर लें, आपको मैं बता रही हूँ। काव्य रसायन है देव का, ये जो काव्य रसायन है ये देव जी का है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित अलंकारों को उनके वर्ग के साथ सुमेलित करना है। इधर अलंकार है, इधर वर्ग है, तो हमें बताना है कि उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, विशोक्ति ये जो हैं सलेश किस वर्ग में आते हैं। तो 31 का पहले हम आंसर देख लेते हैं, ये है सी, इसका आंसर है सी, ठीक है, इसका आंसर सी है। तो उत्प्रेक्षा क्या है? सादृश्य मूलक, ठीक है। और जो आपका वक्रोक्ति है वो है गुणार्थ प्रतीति मूलक, ठीक है। और आपका विशेषोक्ति है विरोध गर्भ, और सलेश है औपम्य गर्भ, ठीक है, औपम्य गर्भ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं को उनके वादों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर ये अस्तित्ववाद, इनको ही वाद बोला गया है, वादों, वैसे वादों नहीं, कभी आप वादों समझ लो, वादों के साथ, ठीक है, वादों। 32 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर ए देख लीजिए, 4 2 5 1, यहाँ पर ये लिखा भी है हमने 4 2 5 1, तो ये मैच कर लीजिए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। प्रकृति और यूनानी ग्रंथों का अनुकरण, ये कहा है नव्य शास्त्रवाद ने, ठीक है, नव्य शास्त्रवाद ने कहा है। बाह्य यथार्थ से व्यक्तिगत अनुभव को ज़्यादा महत्व देना किसने? स्वच्छंदतावाद। चेतना को पदार्थ के अधीन मानना, अस्तित्ववाद। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को विशेष महत्व देना, मार्क्सवाद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। पहले उत्तर देख लेते हैं, 33 का आपका बी उत्तर है, तो यहाँ पर ये बी उत्तर दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल बोधनी, ठीक है, धर्मवीर भारती, बनारस अखबार, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आनंद कादम्बनी, ठीक है, ये आप आंसर लगा लेना बी का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो 36 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, यहाँ पर ये हमें सुमेलित करना है। पहले में आपका 4, फिर 1 2 3 4, तो फर्स्ट में आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये है बच्चन सिंह का।
ठीक है, इसको यहाँ मैच कर लीजिए। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। और ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट डाउन करके रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर निबंध है और इधर निबंध संग्रह है, निबंधकार है। तो इसको हम पहले आंसर देखेंगे। तो 37 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 4 3 2 1, यहाँ पर ये उल्टा चल रहा है, तो देख लीजिए। 4 3 2 1 त्रिशंकु जो है वो आगे का है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का है, कस्तूरी महर्षि प्रसाद सिंह का है, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा जी का है। तो 4 3 2 1 बन गई हैं। चलिए अगले, चलिए निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाट्यकृतियों के साथ सम्मिलित करना है। तो 38 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर 3 4 2 1, पहले 3 फिर 4 फिर 2 1 फिर 1। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, सी को, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब मैच कर देते हैं हम। मीराकांत इहामर्ग, कुसुम कुमार दिल्ली ऊंचा सुनती है, मृणाल पांडे जो राम रची राखा, शांति मल्होत्रा ठहरा हुआ पानी। ये प्रश्न आपका कल भी आया था, तृतीय में भी। प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए आपको 10 साल के पेपर कम से कम करने चाहिए। 2013 से मैंने आपको शुरू किया है और 2018 से तो फिर ऑनलाइन होने लगे थे पेपर, 2019 से। लेकिन फिर भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि 2020 तक के आपको प्रोवाइड करा सकें प्रश्न पत्र। लेकिन 2017 के तो ऑफलाइन थे, वो सारे मैं आपको कराऊंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। इधर काव्य शास्त्री आचार्यों के नाम हैं और इधर इनकी कृति हैं, तो इनको हमें सम्मिलित करना है। तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ए उत्तर है। तो राजशेखर का है काव्य मीमांसा, अभिनव गुप्त की है ध्वनियालोकलोचन, भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण और रामचंद्र गुणचंद्र जी का है नाट्य दर्पण। ठीक है, ये उनकी कृति है। उधर काव्य शास्त्री आचार्य हैं, रामचंद्र गुणचंद्र का है नाट्य दर्पण। नाट्य शास्त्र किसका है? चलिए अगला प्रश्न है, स्थापना एसिरेशन के और रीजन के प्रश्न आ चुके हैं। स्थापना पहली है, शाश्वत चेतनता जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सर्जन होता है, क्योंकि काव्य में सिर्फ श्रेय अपेक्षित है, ना कि चारुत्व। तो 41 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। ए सही, आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न, स्थापना एसेरेशंस, रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है, तर्क क्योंकि रस स्मृति अनुमान लौकिक अनुभव से परे होता है। तो 42 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। ए सही, आर गलत। देखिए एक से प्रश्न जा रहे हैं। अगला है, स्थापना शुद्ध भाव के विरेचन द्वारा त्रासदी नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है। फिर इसमें तर्क दिया गया है, क्योंकि नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी भाव की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका 43 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, ए सही, आर गलत। यहाँ भी सेम ही आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थापना रसात्मक वाक्य ही काव्य है, क्योंकि हर वाक्य रसात्मक होता है, क्यों, इसलिए वह काव्य कहलाने के योग्य होता है। तो 44 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ए सही, आर गलत। एक से प्रश्न है, सारे ही ऐसे जा रहे हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, तर्क है क्योंकि साहित्य में हृदय के लिए कोई जगह नहीं है। तो 45 का आपका उत्तर हो जाएगा, 45 का उत्तर हो जाएगा आपका ए गलत और आर भी गलत है। ठीक है, तो 5 प्रश्न आपको पता है स्थापना और तर्क के आते हैं। इस तरह से आपके सेकंड पेपर के 45 ये प्रश्न एक्सप्लेन वाले ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है, या तो आप वीडियो डाउनलोड करके इस पैराग्राफ को कर सकते हैं, या ये सारे मैंने 5 प्रश्न भी इसके दिए हैं। इसमें आपको 46, 47, 48, 49, 50 इस प्रकार से आपके ये 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट करके ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको ले लीजिए और इसके प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस पैराग्राफ को। यही होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे, जो आगे आने वाले टाइम में आपका UGC नेट का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर।